हेलो एवरीवन, सब लोग बिल्कुल बिंदास फिट, बहुत बढ़िया। तो बेटा आज की क्लास में बहुत जबरदस्त वाले क्वेश्चन हम करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ट्राइंगल, पैरेललोग्राम एंड पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, स्पेशली ट्राइंगल और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के ऊपर। बेसिकली हमने वेक्टर में मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स हो उनको आप ऐड करते हैं वेक्टर की फॉर्म में, और उसके बाद जो मैग्नीट्यूड निकलता है, रिजल्टेंट जो निकलता है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपके पास होता है r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए आपके पास होता है tan बीटा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूले थे जो हम आज यूज करेंगे। तो बहुत ध्यान से आज देखिएगा कि आज जो हम क्वेश्चन करने वाले बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, और अक्सर ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो कुछ का ऑर्डर ठीक भी होगा, अच्छा ऑर्डर होगा, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, तो इसलिए ढंग से सुनिएगा आज की वीडियो में सब कुछ। ओके देन, चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रेडी है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज टू वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ द ईदर। अब इस क्वेश्चन की विशेषता क्या है? क्वेश्चन है तो सिंपल, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी ट्विस्टेड है, थोड़ा ट्रिकी कर दिया है इसको। तो अब क्या मतलब इसका निकलता है? टू वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड। हम इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास एक वेक्टर ए था, इसका मॉड, सॉल्यूशन की बात करें, वेक्टर ए का मॉड और वेक्टर बी का मॉड ये दोनों सेम है। इन दोनों को मैं x मान लेता हूं, दे आर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, अच्छा, हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ द ईदर, यानी कि इनका जो रिजल्टेंट है, इसका जो मैग्नीट्यूड है जिसको हम r बोलते हैं, वो भी कितना है? इन्हीं के मैग्नीट्यूड के बराबर है, यानी कि इन दोनों में से किसी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमारे पास x है, और क्योंकि रिजल्टेंट जो हमारे पास था वो भी हमारे पास x है, यानी कि a वेक्टर, b वेक्टर और r वेक्टर, इन तीनों का मॉड आपस में बराबर है, इनकी वैल्यू आपस में बराबर है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। एंगल क्या होगा? इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, यानी कि a और b के बीच का एंगल क्या होगा? तो डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला है, बिकॉज r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट करिए, r स्क्वायर की जगह रख देंगे आप x स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह रखेंगे x स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह x, b की जगह x और cos थीटा। तो फिर ये 2x स्क्वायर हो गया, इसको मैं इधर भेज दूंगा तो आएगा x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर cos थीटा। ये होगा। तो फिर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर cos थीटा, ये आ गया। देन cos थीटा कितना आता है हमारे पास? cos थीटा निकल के आता है माइनस x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। इससे कैंसिल हो गया तो आ गया माइनस का 1/2। अब cos थीटा में माइनस 1/2 कितने की वैल्यू होती है? माइनस 1/2 वैल्यू होती है cos 120 डिग्री की। तो cos थीटा cos 120 के बराबर आ गया। इससे क्या मिला फाइनली हमको? इससे फाइनली हमको मिला थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर आया। अब एक तो बात ये थी कि हमने आंसर निकाला और हम खुश हो गए कि भैया चलो हमारा हो गया, सॉल्यूशन आ गया और हमको स्कूल में मार्क्स भी मिल जाएंगे। कोई डाउट नहीं है इसके अंदर कि आपको फुल मार्क्स भी मिल जाएंगे। लेकिन मुझे इसका मीनिंग भी तो समझना है कि जो आंसर मेरा थीटा 120 आया है ये कहता क्या है, क्या बता रहा है? देखो, इसको हम डायग्राम से भी वेरीफाई करेंगे कि ये पॉसिबिलिटी इसकी क्या है। तो देखो, ये मेरे पास हुआ वेक्टर a, और मेरे को a, b और r तीनों की तीनों बिल्कुल बराबर बनाने हैं। अब आप सोच के देखिए, अगर तीन वेक्टर बराबर हैं आपस में तो सिर्फ उसकी एक ही पॉसिबिलिटी है कि उन तीनों को कैसे लगाया जा सकता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड से वो रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो कैसे? देखिए, ये मेरे पास वेक्टर a हो गया, ये मेरे पास आएगा वेक्टर b, और ये आएगा मेरे पास वेक्टर r। और इस बात का ध्यान रखना है कि r जो है, मैं ये a यहां से यहां बना रहा हूं, b यहां से यहां बना रहा हूं, तो r यहां से यहां नहीं आएगा, नहीं तो जीरो आंसर आएगा। ये इधर से इधर की ओर है, उल्टा रिवर्स ऑर्डर में लगाते हैं। अब आप सोचिए a और b के बीच का एंगल क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि a और b के बीच का एंगल यहां नहीं होता, वो कहां होता है? बाहर।
अब आपको पता है ये अंदर वाला एंगल कितने का होता है, 60 का होता है ना इक्विलेटरल एंगल में, तो बाहर वाला एंगल कितने का आएगा, 120 का। तो यानी कि हमारा आंसर होता है ये एंगल, और आपका आंसर आया भी तो यही है, ए और बी के बीच का एंगल 120 डिग्री होता है। तो जब भी तीन वेक्टर आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और आर वेक्टर का मॉड जब भी ये बराबर होंगे तो आंसर हमेशा 120 ही आना है। अब उन तीनों की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, मान लो ए वेक्टर 5 न्यूटन था, बी वेक्टर 5 न्यूटन था और आर भी 5 न्यूटन आता है, तो थीटा हमेशा 120 ही आएगा। ठीक है बेटा, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट भी, आपके एग्जाम में काफी आने के चांसेस रहते हैं, तो इसको बहुत ढंग से आप देखिएगा और प्रैक्टिस इसकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जितने डिफरेंट वैरायटी के आप क्वेश्चन करेंगे उतने आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे, इसलिए एक ही टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे नहीं करने होते हैं। उससे आपको अच्छा तो लगेगा कि सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन टाइम वेस्ट हो रहा होगा। तो क्लास 11th और 12th में हमको ध्यान रखना होता है कि इससे मैटर नहीं करता आपने कितने क्वेश्चन किए, ये मैटर करता है आपने कितनी वैरायटी के क्वेश्चन किए। ठीक है बेटा, राइट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पढ़ के सुना रहा हूं, ढंग से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में था कि टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड्स आर इन द रेशियो 3:5। दो फोर्सेस हैं F1:F2, उनका मैग्नीट्यूड है 3:5। ठीक है, गिव अ रिजल्टेंट ऑफ 35 न्यूटन। इनका जो रिजल्टेंट है उसको मैं F मान लेता हूं, वो है 35 न्यूटन। ये रिजल्टेंट है R, उसको F मान लेते हैं, वो 35 न्यूटन है। ठीक है, फुल स्टॉप। इफ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन B 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन B 60 डिग्री का मतलब है वेक्टर A और वेक्टर B के बीच में 60 डिग्री का एंगल, तो थीटा आपको दे दिया 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, मैं वो टर्म जरूर लिख देता हूं ताकि आपको पता लगे कि क्वेश्चन में क्या गिवन था। 60 डिग्री, कॉमा, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है। इसका मतलब आपको बताना है कि F1 कितना आएगा और F2 कितना आएगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब चलेंगे हम इस क्वेश्चन को करने से पहले हम चलेंगे मैथ्स के कंसेप्ट पे। और मैथ्स का कंसेप्ट ये कहता है कि जब भी आपको कोई चीज रेशियो की फॉर्म में दे रखी हो तो हम क्या करें, उसको x की फॉर्म में मान लेते हैं। जैसे कि लेट, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले लेट F1 की वैल्यू 3x और F2 की वैल्यू 5x, ये हमने लेट कर ली। तो रेशियो निकालेंगे F1/F2 का, तो 3:5 आ जाएगा। ठीक है बेटा, x की फॉर्म में इसको लेट कर लेंगे। अब क्या करना है, अब आपको ये करना है कि अगेन आप फॉर्मूला लगाएंगे R² = A² + B² + 2AB cos θ। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि F1 कितना आएगा और F2 कितना आएगा। दिस इज आस्क्ड कि व्हाट इज F1 एंड व्हाट इज F2। तो R², R मेरे पास था 35, तो मैं 35 का स्क्वायर लिखता हूं, = A। A की वैल्यू मेरे पास क्या है, जो वेक्टर A था मेरे पास, बेसिकली वो मेरे पास F1 था, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मैं इस फॉर्मूले को पहले मॉडिफाई कर लेता हूं। इसको मैं लिखता हूं F² = F1² + F2² + 2F1F2 cos θ। ऐसे इसको लिख लेते, तो वैल्यू पुट करना आसान रहेगा। F की जगह रखना है आपको 35² = F1। F1 की जगह मेरे पास क्या है, F1 की वैल्यू मैंने जनरेट कर रखी है 3x का स्क्वायर आ गया। F2 क्या है, F2 था मेरे पास 5x, इसका स्क्वायर आ गया, प्लस 2 F1 की जगह 3x, F2 की जगह 5x cos θ, और थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री, तो यहां पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूं cos 60 डिग्री। अब जरा सॉल्व करते हैं 35 का स्क्वायर। तो एक शॉर्टकट बताना चाहूंगा, जब भी कोई ऐसा नंबर हो जिसके लास्ट में 5 आता है और उसका स्क्वायर करना हो, तो एक ट्रिक होती है। 35 दिख रहा है मुझे, 5 जो लिख दो 25, इसमें जोड़ो 1, 3 में 1 जोड़ूंगा तो आएगा 4, और 4 3 जा 12, ये इसका आंसर आएगा। बड़ा सिंपल सा है। जैसे मान लीजिए कि मुझे 75 × 75 करना है, तो पहले 5 जा लिख दो 25, फिर 7 में 1 जोड़ दो, कितना आता है, 8 आता है, और 8 × 7 56, ये आ गया। वेरी सिंपल।
जब भी आपके पास लास्ट में 5 दे रखा हो और दोनों सेम नंबर हो तो उसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, बड़ा इजी रहता है। ठीक है, तो इसी तरीके से 35 इंटू 35 1225 आ गया, उसको मैं लिख देता हूं यहां पे। 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9x स्क्वायर, प्लस 5x का होल स्क्वायर करोगे तो आएगा 25x स्क्वायर, प्लस कितना हुआ 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15 2 जा 30, 30x स्क्वायर और cos 60 होता है 1/2। तो क्या लिख पाएंगे हम, ये था 1225, 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर कितना होता है, 25 और 9 होता है हमारे पास हाउ मच 34, 34x स्क्वायर, प्लस इसको अगर मैं इससे कट कर दूं तो आएगा 15x स्क्वायर, तो 34x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर इज इक्वल टू 49x स्क्वायर। तो फिर अब क्या करना है, अब सॉल्यूशन इजी है, देखिए (1225) इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया था 1225 अपॉन 49 अगर कर दूंगा, या चलो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, x स्क्वायर इज इक्वल टू आता है 1225 अपॉन 49। अब इसको सॉल्व करने का इजी तरीका क्या है, गलती से भी पहले डिवाइड मत करिए, आप स्क्वायर रूट लीजिए। अगर मैं x निकालूंगा तो आएगा अंडर रूट 1225 अपॉन 49, और आपको पता है 1225 जो था वो किसका स्क्वायर था, वो 35 का स्क्वायर था, और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो 35 अपॉन 7 आ जाएगा, और 35 अपॉन 7 से सीधा सीधा मेरे पास 5 आंसर आता है। तो x की वैल्यू तो आ गई 5। अब अगर x की वैल्यू 5 आ गई मेरे पास तो मेरे को f1 और f2 निकालना है। अब बहुत इजी, तो फिर therefore f1 is equal to 3x था, तो 3 into x, x की जगह आ गया 5, तो आ गया 15 न्यूटन, और f2 था आपके पास 5x, यानी कि 5 into 5 is equal to 25 न्यूटन। These are the final answer। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर हमारे पास ये थे, बड़ा इजी क्वेश्चन था। बस ध्यान का रखना है, जब भी रेशियो की फॉर्म में आपको कुछ दे रखे हो वेक्टर्स, तो आप हमेशा उसको x की फॉर्म में मान लें कि 2 वेक्टर्स का रेशियो अगर 7:9 दे रखा है तो वेक्टर a को मान लो 7x, वेक्टर b को मान लो 9x, और फिर आगे सॉल्व करिए a और b की वैल्यू पुट करके। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन बहुत मस्त है, मतलब दम है इस क्वेश्चन के अंदर, देखना ढंग से, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज ट्विस्टेड होती है, उससे आपको समझना पड़ता है चीजों को। ठीक है, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, तो मैं पढ़ के सुना रहा हूं, ढंग से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 था आपके पास, द ग्रेटेस्ट and the least resultant of two forces acting at a point are 29 Newton and 5 Newton respectively। देखिए लैंग्वेज में क्या ट्विस्ट आ गया, स्टार्टिंग में ही आपको पता लगा कि पहली लाइन में धो दिया इसने आपको क्वेश्चन को, क्योंकि ढंग से उसको समझने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, ये लिखा था द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट of two forces acting at a point are 29 Newton and 5 Newton। अब सोचिए अगर मेरे पास एक फोर्स ये था, F1 की वैल्यू मैं A मान लूं, दूसरे फोर्स को मैं B मान लूं, तो इसका मैक्सिमम आंसर कब आएगा? मैक्सिमम आंसर आता है F1 प्लस F2 से, और मिनिमम आंसर कब आएगा? F1 माइनस F2 से आएगा, अगर F1 बड़ा है तो। ध्यान रखना, दो अगर आपको वेक्टर दे रखे हैं तो मैक्सिमम आंसर हमेशा ये होता है और मिनिमम ये होता है। बाकी आप जब इनके बीच में कोई एंगल रख के सॉल्व करेंगे तो आंसर हमेशा इस वैल्यू और इस वैल्यू के बीच में आता है, ये मस्ट है, पक्का है, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा था, द सम द ग्रेटेस्ट ऑफ द, लिखा था द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर 29 न्यूटन, यानी कि ये 29 न्यूटन हुआ, और जो लीस्ट था वो हमारे पास कितना है, वो आपको दे रखा है क्वेश्चन में 5 न्यूटन। आप चाहे तो इसको ए बी ना माने, F1 F2 ही मान ले, फोर्स दे रखा है F1 F2 मान लेते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। और क्या दे रखा है, इफ ईच फोर्सेस इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, यानी कि जो नया फोर्स है, ये तो हमारे पास था फर्स्ट केस, सेकंड केस में आपको बोल रखा है इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, यानी कि अगर मैं इस वाले फोर्स को 3 न्यूटन बढ़ा देता हूं तो अब ये F1 ही रह जाएगा। अब इसको मैं F1 डैश बोल देता हूं, कुछ अलग नाम देना पड़ेगा, F1 डैश इज इक्वल टू F1 प्लस 3, और जो दूसरा फोर्स था वो F2 डैश हो जाएगा, इसको यहां लिख देता हूं।
F2 डैश होगा वो होगा F2 प्लस 3। लिखा था इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, कॉमा फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू न्यू फोर्सेस। इन दोनों का रिजल्टेंट R डैश कितना आएगा? रिजल्टेंट ऑफ टू न्यू फोर्सेस एक्टिंग एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। ये भी दे रखा है कि इस केस में क्या है, आपसे पूछा है अगर थीटा आपको 90 डिग्री दे रखा है तो R डैश कितना होगा। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ढंग से सुनिएगा। लिखा था द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट R 29 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। तो ग्रेटेस्ट आता है ऐसे, वो 29 न्यूटन था, और मिनिमम आता है ऐसे, वो 5 न्यूटन था। ठीक है, फिर आपसे पूछा है कि अगर मैं इस वाले फोर्स में F1 में अगर 3 ऐड कर देता हूं जो F1 डैश बन जाता है, और F2 में अगर 3 ऐड कर देता हूं जो F2 डैश बन जाता है, तो उस केस में नया रिजल्टेंट कितना आएगा? What will the value of new resultant when the forces are acting at 90 डिग्री एंगल? अब ये दोनों के दोनों फोर्स जिस टाइम 90 डिग्री एंगल बना रहे होते हैं। तो पहले तो मैं इसको सॉल्व कर लूं। देखिए, पहले तो आपको F1 F2 निकालना पड़ेगा ना। जब तक आप F1 F2 नहीं निकालोगे तब तक F1 डैश और F2 डैश नहीं आएगा, फिर आगे हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो पहला काम है F1 और F2 निकालना। तो क्या इन दोनों को सॉल्व करके F1 F2 निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। सीधा एलिमिनेशन मेथड अगर मैं लगा दूं F2 से F2 काट के, तो देखो क्या आएगा सॉल्यूशन में। F1 plus F2 is equal to 29 and F1 minus F2 is equal to 5. 2F1 is equal to 34. That means F1 is equal to 17. 17 न्यूटन F1 आया। अब F1 की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, F2 निकल जाएगा। तो ऐसी को सॉल्व करेंगे। ऑन सॉल्विंग मैं सीधा लिख देता हूँ, इस सॉल्व करने के बाद कितना आएगा। आप सोचिए F1 अगर 17 है और दोनों को ऐड करके 29 आ रहा है, तो पक्की बात है ये 12 होगा। ऑन सॉल्विंग F2 आ जाएगा 12 न्यूटन, और वैसे भी F1 माइनस F2 करोगे 17 माइनस 12 तो 5 ही आएगा। सेटिस्फाई होती है इक्वेशन। ये तो मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास F1 F2 निकल गया। अब आगे क्या करना है? अब आपको निकालना है F1 डैश कितना आएगा। देयरफॉर F1 डैश जो F1 प्लस 3 था उससे आपको मिला 17 प्लस 3 इज इक्वल टू 20। F1 आ गया आपके पास 20 न्यूटन, और F2 डैश कितना आ जाएगा, वो था F2 प्लस 3 यानी कि 12 प्लस 3 यानी कि 15 न्यूटन। तो F1 डैश निकल गया और F2 डैश निकल गया। अब क्या करना है, सारे कंडीशंस आपको दे रखी है। F1 डैश पता है, F2 डैश पता है, थीटा पता है, R निकालना है। तो सिंपल रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलिए देखते हैं। नाउ एज मैं सिंपल इसको R भी लिख सकता हूँ कि आगे तो हमने R का ही निकाला नहीं है, तो मैं इसको सिंपल R मान लेता हूँ। R स्क्वायर इज इक्वल टू F1 डैश स्क्वायर प्लस F2 डैश स्क्वायर प्लस 2F1 डैश F2 डैश cos थीटा। ये फॉर्मूला बनेगा। तो रख दो जी वैल्यू। R स्क्वायर इज इक्वल टू F1 डैश मेरे पास था 20, तो 20 का स्क्वायर आ गया। F2 डैश कितना था मेरे पास, वो था 15, उसका स्क्वायर आ गया, प्लस 2 इंटू 20 इंटू 15 cos 90। तो ये पूरा टर्म तो हो जाएगा जीरो, क्योंकि cos 90 जीरो होता है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बचा मेरे पास क्या, 400 प्लस 225, 15 का स्क्वायर 225 होता है, ये R स्क्वायर आ गया यानी कि 625। तो फिर R कितना निकलता है, अंडर रूट 625, और अंडर रूट 625 होता है 25। तो रिजल्टेंट निकल के आ गया 25 न्यूटन। ये आपका आंसर हुआ। जब आपसे फाइनली कभी किसी क्वेश्चन में रिजल्टेंट पूछते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, रिजल्टेंट निकालने का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है और उसके डायरेक्शन भी निकालनी है। क्वेश्चन में डायरेक्शन के बारे में लिखा नहीं है कि फाइंड द डायरेक्शन आल्सो, लेकिन डायरेक्शन निकालनी ही होती है बाय डिफॉल्ट। अगर डायरेक्शन आपने नहीं निकाली तो टीचर चुपके से आपके नंबर काट लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर आप पूछेंगे हमने तो पूरा सही किया है, तो क्यों सही नहीं, क्यों उसके पूरे मार्क्स नहीं मिले। तो टीचर कह रहे हैं बेटा तुमने डायरेक्शन ही निकाली है, ठीक है। तो आप फिर कहेंगे पूछी भी तो नहीं थी, लेकिन टीचर क्या कहेंगे, नहीं बेटा निकालनी होती है, चाहे पूछी हो चाहे नहीं पूछी हो। इसलिए मैं आप इससे पहले कि आपके नंबर कट जाए मैं पूरी चीजें बताया। तो भाई मैं भी टीचर ही हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कहाँ कहाँ टीचर नंबर काट सकते हैं, वो आपके पास कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए इस तरीके का, ठीक है बेटा, राइट। तो आपको शुरू से मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है। आपको रिजल्टेंट जब भी निकालने के लिए पूछते हैं तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही निकालनी होती है,
ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं डायरेक्शन कैसे निकलेगी। डायरेक्शन निकालने के लिए तो फॉर्मूला है हमारे पास। क्या फॉर्मूला है डायरेक्शन निकालने के लिए? देखिए, नाउ tan बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। फोर्सेस की फॉर्म में लिखूंगा तो सेकंड फोर्स यानी कि F2 डैश cos थीटा sin थीटा सॉरी यानी कि sin 90 अपॉन F1 डैश प्लस F2 डैश cos 90। ठीक है, अब F2 डैश क्या था हमारे पास? F2 डैश हमने निकाला 15, sin 90 होता है 1 तो छोड़ दिया मैंने, कुछ नहीं लिखा। F1 डैश क्या है? F1 डैश है मेरे पास 20 प्लस F2 डैश 15, cos 90 होता है 0, sin 90 था 1 और cos 90 था 0, तो मेरे पास क्या बच गया? 15/20 आया, और 15/20 को हम लिखते हैं 3/4, ये आ गया 3/4। अब समस्या फंस गई। समस्या क्या फंस गई? tan की टेबल, जो हमने टेंजेंट की टेबल या tan थीटा की टेबल आपने पढ़ी थी क्लास 10th के अंदर, उस पे कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं थी जिससे 3/4 आंसर आता है। आपने tan 0 0 पढ़ लिया, tan 30 डिग्री 1/√3 पढ़ लिया, tan 45 आपने 1 पढ़ लिया, tan 60 √3 पढ़ लिया, tan 90 आपने इनफाइनाइट पढ़ लिया, लेकिन इसमें कहीं भी 3/4 नहीं था। तो आपको ये नहीं पता एग्जैक्टली कि 10 में 3/4 वैल्यू कितने एंगल पे आती होगी, ये समस्या फंस गई। कोई बात नहीं, ये जरूरी नहीं कि हम हमेशा एंगल निकाल पाए, लेकिन आपको आंसर तो फिर भी सही देना है, क्योंकि हमारे पास जब आप अपनी जो भी आपके पास रिफ्रेशर बुक होगी उसमें अक्सर क्या होता है, सबसे लास्ट साइड में आपकी प्रैक्टिकल मैनुअल में भी ऐसा होता है, सबसे लास्ट में आपको कुछ टेबल दे रखी होती है। उसमें आपके पास होता है नेचुरल लॉगरिथम, एक होता है लॉगरिथम, फिर होता है नेचुरल लॉगरिथम का मतलब होता है लॉग बेस ई बेस पर होता है लॉग। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं सिंपल लॉगरिथम की तो लॉग बेस 10 पर होता है, जो हम सबसे ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं। एंटी लॉग की एक टेबल होती है, फिर आपके पास होता है नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन एंड नेचुरल टेंजेंट, ये होती है हमारे पास। तो उस टेबल के हिसाब से तो आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं, लेकिन वो टेबल हमेशा अवेलेबल नहीं होगी आपके पास, एग्जाम में भी आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ऐसे में क्या करें, जब मुझे पता ही नहीं है कि 3/4 10 में कितने डिग्री होता है, तो मुझे क्या करना है कि मेरा आंसर सही रहे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर tan बीटा नहीं निकालना था, इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ बीटा निकालना है। और अगर बीटा निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसी में लिखूंगा बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, 10 को भेजते हैं उधर, tan इनवर्स 3/4। बस ये आप लिख दीजिए, आपका आंसर करेक्ट है। कोई टीचर ये नहीं कह सकता कि आपका ये आंसर गलत है, आंसर ये सही है। बस ये है कि आपने डिग्री और मिनट्स में इसका आंसर नहीं निकाला। डिग्री के बाद मिनट्स होते हैं, मिनट्स के बाद सेकंड्स होते हैं, एंगल और भी होते हैं, लेकिन डिग्री और मिनट में आपने आंसर नहीं निकाला, कोई बात नहीं, लेकिन दिस आंसर इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, तो आप इतना जरूर कर सकते हैं जब आपको एंगल एग्जैक्टली ना पता हो। सिंपल एंगल हो, tan थीटा बीटा की वैल्यू 1 आ जाए, 1/√3 आ जाए, √3 आ जाए, और तब अगर आपने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखी तो गलत है, क्योंकि वो आपने 10th में पढ़ी होती है। लेकिन अगर आपको इसके बाद एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप tan इनवर्स के फॉर्म में उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है बेटा, राइट। चलिए अब बात करते हैं हम आगे की, और आगे हमारे पास जो अब क्वेश्चन आने वाला है वो इन सबसे ऊपर क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन, और देखना उसका लेवल कितना बढ़िया है। देखिए, उसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक लगती है कि उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 न्यूटन। क्या बोला है, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्स थे, let two forces are A and B, सिंपल A and B मान लेता हूं, टू फोर्स। ठीक है, the sum of magnitude of two forces acting at a point is 18 न्यूटन, यानी कि A plus B is equal to 18 न्यूटन, ये क्वेश्चन में दे रखा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इससे B निकालना चाहूं तो वो 18 माइनस A आ जाएगा। पहले तो ये ध्यान रखना है, इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे। ओके, and the magnitude of their resultant is 12 न्यूटन, magnitude of their resultant is 12 न्यूटन, यानी कि R जो आपको दे रखा है वो दे रखा है आपको 12 न्यूटन, magnitude of the resultant यानी कि रिजल्टेंट की वैल्यू। ठीक,
if the resultant makes an angle of 90 degree with the force of smaller magnitude। अब आप सोचिए, ये A होता है, ये B होता है नॉर्मली, और ये R होता है। तो पहले मुझे A और B में से मानना पड़ेगा कि किसको स्मॉल मान लें हम। तो हम क्या मानते हैं, नॉर्मली A को, जो फर्स्ट फैक्टर है उसको स्मॉल मान लें। लेट A इज स्मॉलर देन B। A मान लिया B से छोटा। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, मतलब जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड था उससे रिजल्टेंट R जो है वो 90 का एंगल बनाता है। तो ऑब्वियसली B कहीं इधर होगा, यानी कि डायग्राम कुछ ऐसा होगा। रिजल्टेंट जो है वो स्मॉलर वेक्टर से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और आपको पता है कि A और R के बीच के एंगल को हम लेट क्या करते हैं, वो होता है बीटा, इसी को तो बीटा कहते हैं। और A और B के बीच का जो एंगल होता है वो थीटा होता है, A और B के बीच का एंगल। ठीक है, तो आपको क्या दे दिया, इनडायरेक्टली आपको दे दिया बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये समझना जरूरी है कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको बीटा गिवन है। नॉर्मली क्वेश्चन में थीटा गिवन होता है, लेकिन इस बार आपको बीटा गिवन है। मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, एक बार ढंग से सुनिएगा। लिखा था द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 न्यूटन and the magnitude of their resultant is 12 न्यूटन। वो हमने लिख दिया, magnitude of their resultant is 12 न्यूटन। ठीक है, if the resultant makes an angle of 90 degree with the force of smaller magnitude, स्मॉलर मैग्नीट्यूड हमने मान लिया A का, A छोटा है B से, तो A से रिजल्टेंट 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और इसी को हम बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर आपसे क्या पूछा है, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू फोर्सेस, यानी कि आपसे पूछा है कि A और B निकालिए, A और B कितने आएंगे, ये पूछा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा अलग तरीका लगेगा, ये मैथमेटिकली थोड़ा स्ट्रांग है। ठीक है, लेकिन इतना भी स्ट्रांग नहीं कि आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ एक बार एक क्वेश्चन जरूर करना होता है। तो देखिए सॉल्यूशन की बात करता हूं कि जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें क्या क्या था हमारे पास। A प्लस बी, हालांकि पूरा सॉल्यूशन ही चल रहा है, A प्लस बी आपके पास 18 न्यूटन था, पहली बात, जिससे मैंने आपको बता दिया कि हम इससे B निकाल लेंगे 18 माइनस A, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात, रिजल्टेंट क्वेश्चन में दे रखा है 12 न्यूटन। ठीक है, और क्या हमारे पास है, बीटा की वैल्यू 90 दे रखी है। तो इस क्वेश्चन की सबसे पहली विशेषता ये है कि सबसे पहले, ये मतलब एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन आ गया जिसमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला पहले नहीं लगाना, पहले लगाना है आपको एंगल का फॉर्मूला, tan बीटा का फॉर्मूला लगाना है। नॉर्मली आज तक आप जितने भी क्वेश्चन करें, 99.9% क्वेश्चन जो आप करेंगे इस कैटेगरी में, सबसे पहले आप r निकालेंगे, बाद में tan बीटा निकालेंगे। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपको पहले tan बीटा निकाल लेना है, बाद में r निकालना है। ठीक है, इसलिए थोड़ा स्पेशल हो जाता है। तो देखिए tan बीटा का फॉर्मूला क्या हमारे पास, tan बीटा का फॉर्मूला होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। tan बीटा मेरे पास क्या है, वो है tan 90 डिग्री इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। करेक्ट, tan 90 कितना होता है, tan 90 होता है आपके पास इनफाइनाइट। यहां फंस जाते हैं बच्चे अक्सर कि भाई इनफाइनाइट को सॉल्व कैसे करेंगे, यहां फंसते हैं अक्सर बच्चे कि भाई इनफाइनाइट को कैसे सॉल्व करेंगे, भाई इससे तो मैं किसी चीज की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। तो क्या करना होगा, तो करना ये होगा कि मैं इसका करूंगा रेसिप्रोकल। देखो 1/0 को हम ये लिख लेते हैं, तो यानी कि इसको भी हम ये लिख पाएंगे, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, ये तो आएगा। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं तो क्या आता है मेरे पास, रेसिप्रोकल करते ही ये साइड हो जाएगी 0 और यहां आएगा a प्लस बी कॉस थीटा अपॉन में b sin थीटा। एक ये स्टेप बड़ा स्पेशल है इस क्वेश्चन के अंदर, जहां पे अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं या फंस जाते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, b sin थीटा की मल्टीप्लाई अगर मैं 0 से कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, a प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। आगे लिखते हैं उसको, therefore a plus b cos थीटा is equal to 0 और इससे आपको मिलता है b cos थीटा is equal to माइनस a। ये आपके काम आने वाला है, ध्यान रखिएगा, दो चीज आपके काम आने वाली है, b is equal to 18 माइनस a, ये और एक ये आपके काम आने वाला है। अब ये कैसे काम आने वाला है आगे देखिए। रिजल्टेंट
आपको दे रखा है, इसका मतलब रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्या है, नाउ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए कितना स्मार्टली आपको सॉल्व करना है इसको। आर तो मुझे दे रखा है 12 स्क्वायर, ठीक है। फिर ए स्क्वायर, ए मेरे पास क्या है, ए की जगह तो मैं चलो ए लिखता हूं, मुझे पता ही नहीं है। बी पता है मुझे, बी की जगह था 18 माइनस ए, तो मैं लिख देता हूं यहां पे बी की जगह 18 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह आपको ए लिखना है, बी की जगह पे क्या लिखना है, बी की जगह फिर आपको 18 माइनस ए लिखना है। हालांकि आप ये कर सकते हैं कि आपको अब बी की जगह 18 माइनस ए ना लिख के एक बड़ा बढ़िया हमारे पास आ चुका है, क्या आ चुका है, बी cos थीटा सीधा माइनस ए है। और देखो यहाँ b cos थीटा तो लिखा है पूरा, तो मैं क्या करूंगा 2a तो लिख के रहने दूंगा और b cos थीटा की जगह सीधा माइनस a लिख दूंगा। देखो कितना फायदा हो गया। एक्चुअली पता हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया कि अगर मुझे इसमें a और b की वैल्यू निकालनी है तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि सारी इक्वेशन में a आ जाए या सारी इक्वेशन में b आ जाए, तब हम उसको आराम से निकाल पाएंगे। तो अब देखिए ये आ गया 144, ये आ गया a स्क्वायर प्लस 18 माइनस a का होल स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होता है 324, चलो मैं ब्रैकेट हटा देता हूं, 18 का स्क्वायर 324 प्लस का a स्क्वायर माइनस का 36a, क्या फॉर्मूला लगाया मैंने, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और माइनस का a इंटू ए हो गया a स्क्वायर, तो माइनस का 2a स्क्वायर आ गया। अब सुनिए, अब क्या आता है, अब ये आता है कि प्लस का a स्क्वायर और प्लस का a स्क्वायर हो गया प्लस का 2a स्क्वायर, प्लस के 2a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा रह गया मेरे पास 144 इज इक्वल टू 324 माइनस का 36a, तो 36a को अगर मैं यहां ले आता हूं तो मेरे पास आएगा 324 माइनस का 144। अब ये कितना हुआ, 324 में से 144 अगर मैं माइनस कर देता हूं तो 4 में से 4 गया 0 आ गया, मेरे पास आ जाएगा 160 आफ्टर सॉल्विंग। तो फिर a कितना आ गया, a मेरे पास आ गया 160 अपॉन 36, दैट विल गिव यू व्हाट 5, a मेरे पास आ गया 5 न्यूटन। और जब a मेरे पास 5 न्यूटन आ गया तो फिर अब b क्या आएगा, ये सही है कि नहीं है, 160 नहीं 180 आएगा, 180, आई एम सॉरी इस 180, हाँ बिल्कुल 180 आएगा, तो बिल्कुल 5 टाइम्स आएगा, 36 5 जा 180 होता है। अब b कैसे निकालना है, तो b निकालना आसान काम है, आपको a प्लस b इक्वल टू 18 दे रखा था क्वेश्चन में, है, तो फिर a मेरे पास 5 है, तो b कितना निकल के आ गया 18 माइनस 5 इज इक्वल टू 13 न्यूटन, b निकल के आ गया 13 न्यूटन। तो एक आंसर आ गया मेरे पास a इक्वल टू 5 न्यूटन और दूसरा आ गया b इक्वल टू 13 न्यूटन। इस क्वेश्चन की विशेषता है कि इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत अलग है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाता है और ये एवरेज लेवल का ना होकर थोड़ा सा हायर ऑर्डर में आ जाता है, ठीक है बेटा, राइट, ओके जी। बस एक क्वेश्चन और करेंगे हम इस क्लास के लिए और तब आप इन क्वेश्चनों की काफी प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ टुडेस क्लास। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें ही दे रखा है, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है तो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अ मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो आप नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बना लें, नॉर्थ साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो क्या लिखा है, अ मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर। ये 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मोटर बोट नॉर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है, ओके। And the water current in that region is 10 km per hour in the direction of 60 degree east of south। अब ये बड़ी खूबसूरत बात है, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, इसका मतलब ये निकलता है, ये टेक्निकली समझिएगा इसकी, ये ईस्ट डायरेक्शन होती है, ये साउथ होता है। आपसे ये बोल रखा है, मैं रिपीट कर रहा हूं,
and the water current in that region is 10 km per hour in the direction of 60 degree east of south. ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब होता है साउथ से ईस्ट की तरफ, ईस्ट ऑफ साउथ, यानी कि साउथ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री का एंगल, ये बना रही है रिवर करंट, और ये कितनी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर। तो अब क्वेश्चन का मीनिंग बिल्कुल क्लियर है। पानी की जो धार है, धारा, वो जा रही है ऐसे, ये ऐसे जा रही है, ठीक है, और मोटर बोट जा रही है ऐसे, पानी देखा ऐसे चलता है, ठीक है। 10 किलोमीटर पर आवर से ये जा रही है इधर की ओर, और मोटर बोट जा रही थी ऐसे। तो अब पक्की बात है मोटर बोट इधर नहीं जा पाएगी यार, वाटर करंट अगर ऐसे जा रही है और मोटर बोट ऐसे जा रही है तो कुछ डेविएट हो जाएगी ना अपने पास से, जाना मुश्किल होगा इसके लिए। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। बोट फाइनली किधर जाएगी? इनिशियली उसको इधर जाना था, वाटर इधर की ओर फ्लो कर रहा था, तो अब वो यहां ना जाके किधर जाएगा? आप सोचो, इधर जा रहा है वाटर और बोट जा रही थी इधर, तो थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा ना, क्योंकि वाटर इसको इधर की ओर पुश करेगा लगातार, और जब इधर की ओर पुश करेगा तो फाइनली ये बोट इधर कहीं जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और ये 10 किलोमीटर पर आवर, और ये हो गया रिजल्टेंट। अब मैं इसमें फर्स्ट वेक्टर किसको मान लूं, सेकंड किसको मान लूं? जो पहले दे रखा है उसको फर्स्ट मान लो, और जो बाद में दे रखा है उसको सेकंड मान लो। ये मेरे पास ए हो गया, ये मेरे पास बी हो गया, आर आपको निकालना है। अब सोचिए, आर आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको ए और बी के बीच का एंगल ना पता हो, थीटा ना पता हो। तो क्या मुझे ए और बी के बीच का एंगल डायग्राम को देख के पता लग रहा है? क्या हो सकता है? ये है पूरी एक स्ट्रेट लाइन, नॉर्थ साउथ के बीच में पूरी एक स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन कितने का एंगल बनाती है? 180 डिग्री का, जिसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये 180 डिग्री का एंगल था, जिसमें ये एंगल 60 डिग्री का है। अब अगर ये एंगल 60 डिग्री का, तो ये एंगल कितने का बना? 120 का बनेगा, ठीक है। तो ये एंगल हमारे पास पूरा, ये पूरा मैं डबल कर देता हूं इसको, ये पूरा एंगल है मेरे पास 120 डिग्री का, यानी कि थीटा आपको क्वेश्चन में गिवन है 120 डिग्री, ए और बी के बीच का एंगल, ठीक है। अच्छा, बीटा कौन सा एंगल होता है? बीटा वो एंगल होता है जो आप फर्स्ट वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच में निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास बीटा एंगल। डायरेक्शन में निकालनी पड़ेगी, जब रिजल्टेंट निकालना है तो डायरेक्शन में निकालनी है, ठीक है। तो अब देखिए रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। देयरफॉर r इज इक्वल टू, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वैल्यू पुट करिए, r की जगह क्या पुट करोगे? r तो आपको पता ही नहीं है। a की वैल्यू क्या पुट करोगे? 25 किलोमीटर पर आवर में रहने दो, कोई इशू नहीं है। b था मेरे पास 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 25, b की वैल्यू कितनी है? 10 cos थीटा, थीटा मैंने बताया 120 डिग्री। तो अब सॉल्व करके कितना आ गया? 25 का स्क्वायर हो गया 625, 10 का स्क्वायर हो गया 100 प्लस 2, 25 इंटू 2 हो गया 50, 50 इंटू 10 हो गया 500। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आगे कट भी कर सकते हो। और cos 120 होता है माइनस का 1/2, तो 2 से इसको काट करोगे तो 250 आ जाएगा। तो 625 प्लस 100 हो गया 725, माइनस का इसको इससे कट करोगे तो आएगा 250। तो क्या है फाइनली मेरे पास आर स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया? 725 में से 250 माइनस करना है तो कितना आ गया? 5, फिर 12 में से 5 गया हमारे पास आ गया 7, फिर 6 में से 2 गया क्या आ गया 4, 475, 475 आपके पास आर स्क्वायर आ गया। तो आर कितना निकल के आता है? √475। अब इसको आप जैसे भी सॉल्व करना चाहें, जितना भी सॉल्व करना चाहें वहां तक आप कर सकते हैं। मैं बताता हूं कि इसको सॉल्व करके आप कैसा आएगा? 21.8 किलोमीटर पर आवर। एक आइडिया भी है कि 21.8 किलोमीटर पर आवर सही हो सकता है कि नहीं हो सकता। 21 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 441, और 22 का स्क्वायर होता है 484। अब ये वैल्यू इन दोनों के बीच में है, तो आंसर 21 पॉइंट समथिंग सही है, ठीक है ना। और ये वैसे भी ज्यादा क्लोज इसके है 484, इसलिए आंसर 22 के ज्यादा क्लोज है, ठीक है। 21.8 किलोमीटर पर आवर आ गया, आर तो निकल गया। अब क्या करना है? अब निकालनी है आपको डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो 10 बीटा निकालना है। करें, चलिए देखते हैं। इसको मिटा देता हूं, डायग्राम बने रहने देता हूं। बीटा निकालना है। यहां था हमारे पास 25 किलोमीटर पर आवर, दिस वाज व्हाट? ए। तो 10 बीटा आपके पास आता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। चलिए जी सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यू। b की जगह मेरे पास था 10,
साइन थीटा का मतलब साइन 120 डिग्री अपॉन ए की जगह मेरे पास क्या था, ए था मेरे पास 25 प्लस बी कितना है मेरे पास, बी था मेरे पास 10 और cos थीटा है मेरे पास cos 120 डिग्री। चलिए जी वैल्यू पुट करते हैं, 10 इंटू साइन 120 होता है मेरे पास कितना 1/2, जितना साइन 60 होता है उतना ही साइन 120 होता है। जिन दो एंगल को सम करके 180 आ रहा है ना, उनकी वैल्यू सेम होती है, सिर्फ साइन का फर्क हो सकता है, वो उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर यानी कि कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस कोऑर्डिनेट पे पढ़ रहे हैं वो। उसको मैं सिखाऊंगा आपको किसी एक क्लास में, ठीक है ना, कि उसका इजी तरीका क्या है सीखने का। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर साइन 60 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो साइन 120 की वैल्यू होगी, 60 प्लस 120 इक्वल टू 180, तो जो 60 की वैल्यू होगी वही आपके पास 120 की वैल्यू होगी। वैसे तो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये फॉर्मूले वैसे के होते हैं, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं कि एक जनरल आइडिया किस तरीके से फटाफट पता लगाया जा सकता है, ठीक है। जैसे cos 30 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो cos 150 की होगी, बस साइन बदल जाएगा, वो क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगी। 30 प्लस 150 इक्वल टू 180, इसलिए 30 डिग्री पे जो वैल्यू आएगी वही 150 डिग्री पे भी आएगी, ऐसी 45 डिग्री पे जो वैल्यू आएगी वही 135 डिग्री पे भी आएगी। तो अब देखो साइन 120 होता है प्लस 1/2, क्योंकि साइन सही है कि नहीं है, सही है, अरे कहां सही है यार, ऐसे कैसे ट्रिग्नोमेट्री सीखोगे। साइन 120 मैंने बोला किसके बराबर होता है, साइन 60 डिग्री के बराबर होता है, और साइन 60 डिग्री कितना होता है 1/2, √3/2 भाई, √3/2। तो क्या आएगा हमारे पास, यहां आ गया √3/2। अब जरा यहां देखते हैं 25 प्लस 10 cos 120 कितना है, cos 60 डिग्री के बराबर, cos 60 डिग्री कितना है -1/2 या -1/2, cos 60 डिग्री तो +1/2 होता है, लेकिन जब 120 निकालते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाता है तो माइनस का साइन आ जाता है। अब सॉल्व करके मेरे पास कितना आता है, 2 से इसको काट दो तो आ गया 5√3 अपॉन में 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 20, तो सॉल्व करके मेरे पास आ गया √3/4, 10 बीटा आ गया मेरे पास √3/4, और जब ये मेरे पास आ गया तो फाइनली अब मेरे पास बीटा कितना आएगा, सीधा सीधा आप लिख दीजिए बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स √3/4, ठीक है। आप इतने पे इसको छोड़ सकते हो और यहां पे लिखेंगे फ्रॉम नॉर्थ, या और अच्छा तरीका क्या होता है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये है इसका बेस्ट तरीका। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब ये होता है कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ इतना डिग्री का एंगल होगा। तो आपको डिग्री मिनट्स नहीं पता होते तो कोई बात नहीं, आप इसको बीटा इक्वल टू दिस फॉर्म में आप छोड़ सकते हो। तो ये नॉर्थ से ईस्ट की तरफ इतना एंगल बना रहा है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ का मतलब होता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है बेटा, राइट। तो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन, ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो ढंग से आज जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे बेटा, बहुत बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चन थे, उनको एक बार रिवाइज करिएगा। कुछ और क्वेश्चन मैं आपको पोस्ट करूंगा, उनको आप ढंग से प्रैक्टिस करिएगा। जितने क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक के उतना आपका ये चैप्टर स्ट्रांग होता जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ जब हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन पढ़ते हैं तभी इनकी जरूरत पड़ती है, नहीं। जब आप आगे पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, तो वहां भी आपको वेक्टर लॉ लगाने की जरूरत पड़ेगी। वो भी बोल सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो तो इस चैप्टर की जान है, वो तो ऐसा टॉपिक है जिसके लिए बेसिकली इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वहां भी इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है आपको, तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। ये क्लास 11th में भी काम आना है, 12th में भी काम आना है। जब जब आप वेक्टर पढ़ोगे अपने पूरे जीवन में, तब तब आपको वेक्टर फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, ठीक है बेटा, तो ध्यान रखिएगा। तो टेक केयर, आज की क्लास के लिए इतना ही, बहुत प्रैक्टिस करिए, तब तक के लिए शुक्रिया, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।